फ्रेंड्स, आज की जो ट्रेनिंग है वो फ्रेशर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो लीडर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेशर्स और लीडर्स के बीच में किस तरह का तालमेल होना चाहिए उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा, और किस तरह से लीडर्स अपनी टीम को ग्रो करा सकते हैं और किस तरह से एक फ्रेशर अपने लीडर के साथ मिलकर अच्छी तरह से काम कर सकता है और तरक्की कर सकता है, उस पर मैं आज से आपसे चर्चा करूंगा। तो आज की ट्रेनिंग में मैं दो गधों के बारे में बात करूंगा। आप हंसेंगे। गधों के बारे में बात करूंगा। यस, मैं रियल स्टोरी बताऊंगा आपको, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। मैं दो गधों की स्टोरी आपको एक एक करके बताऊंगा और दोनों रियल स्टोरी हैं, इसमें कोई काल्पनिक नहीं है, मेरे बीती हुई बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक चार पैर का गधा, उसके बारे में पहले चर्चा करूंगा। और कुछ लोग जानते हैं कुछ दो पैर के गधे भी होते हैं, तो दो पैर के गधे की भी बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक चार पैर के गधे की। चार पैर का गधा मतलब रियल गधा। हाँ, गधा एक बड़ा मासूम, एक बड़ा ही सिंसियर और बड़ा ही क्यूट सा जानवर होता है। बहुत साल पहले की बात है, आप में से काफी लोग जानते हैं कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था। अक्सर मैं कोचिंग कैंप्स में रहता था, और कानपुर की घटना है जिसको मैं कभी नहीं भूलता हूँ, और आप में से कुछ लोगों ने शायद सुनी भी होगी मुझसे, जो सीनियर्स हैं उनने जरूर ये स्टोरी सुनी होगी। बहुत साल पहले की बात है जब मैं कानपुर में एक कोचिंग कैंप में था, और वहां पर बरसात के सीजन में ग्राउंड में अक्सर पानी भर जाता था। हमारा ग्राउंड जो था वो मिट्टी वाला था, सिंथेटिक ट्रैक नहीं था, और सिंथेटिक ट्रैक नहीं होने की वजह से, नॉर्मल ट्रैक होने की वजह से, ग्रासी ट्रैक होने की वजह से, उसमें घास की वजह से बड़े सारे आवारा जानवर ग्राउंड के अंदर आ जाते थे। तो गधे भी आए थे, आवारा गाय भी आ जाती थी। और बारिश के सीजन में जब पानी भरा हो और मिट्टी का ट्रैक हो, तो ऐसे में क्या होता था कि जो जानवरों के पैरों के निशान उस ट्रैक पे रह जाते थे। जब बारिश का पानी कम हो जाता था, पानी सूख जाता था, तो जानवरों के पैरों के निशान वहां पे रह जाते थे, जो कि हम एथलीट्स के लिए बड़े डेंजरस थे, क्योंकि हम बहुत तेज रनिंग करते थे, स्पाइक्स पहने होते थे हमने, और ऐसे में स्पाइक अगर उस जानवर के पैर के निशान में अगर पड़ गया तो इंजरी होने के, एंकल इंजरी होने के चांसेस बहुत होते थे। तो हम अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये प्रॉब्लम को डिस्कस किया करते थे कि सर, हमारे ग्राउंड में जो जानवर आ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत रिस्की है और इनको रोकना जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ दिन के बाद सोचने के बाद एक डिसीजन लिया कि हमारे गेट, इसमें ग्राउंड में आने के तीन दरवाजे हैं, तीन गेट है बड़े बड़े, और उन गेट को बंद करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि फैमिलीज भी यहाँ पे रहती हैं और काफी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनको आने जाने का गेट तो हम बंद नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि जानवरों को रोकने के लिए कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गेट जो थे उन गेट्स के ऊपर जो ट्रैप्स होते हैं वो इंस्टॉल करने के लिए बात कर ली उन्होंने। और वो ट्रैप कैसे होते थे कि जो बीच में एक गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जहां से सब एंटर करते थे, वहां पर उन्होंने पाइप्स लगा दिए, कुछ कैप छोड़ छोड़ के थोड़ा थोड़ा, और मोटे मोटे पाइप्स थे। उसमें आदमी तो पैदल उस पर पैर रख के जा सकता था, साइकिल जा सकती थी, स्कूटर मोटरसाइकिल जा सकता था, कार जा सकता था, लेकिन जानवरों के पैर उस पाइप में फंसने के, उन बीच में जो गैप होता था पाइप्स के, उसमें फंसने का डर रहता था, तो इसकी वजह से जानवर अंदर नहीं घुसते थे। लेकिन जब ये काम किया जा रहा था, जब ये ट्रैप इंस्टॉल किए जा रहे थे, तो उसके पहले वहां पर बुनियाद खोदनी थी, क्योंकि काफी गहरा गड्ढा भी करना था, और फिर साइड में वो बुनियाद खोदनी थी जहां पर दीवार चीनी जाए और दीवार के अंदर पाइप्स लगाए जाए, ताकि जानवर अंदर ना आ पाए और इंसान आता रहे और उनकी बाइक्स या उनके स्कूटर्स या उनकी साइकिल वगैरह सब अंदर आ पाए। तो बरसात का सीजन था, रात के दिन में बुनियाद खोद दी गई ताकि वहां पर एक दीवार बनाई जा सके और उस दीवार के अंदर पाइप्स लगाए जा सके। रात को तेज बारिश हो गई, और जब रात को तेज बारिश हो गई तो क्या हुआ कि पानी भर गया उस गड्ढे के अंदर, जो कि बुनियाद खोदने के लिए जो तैयारी की गई थी। बुनियाद के जो साइज था वो कुछ ऐसा था कि करीब 2 फुट चौड़ा, 1.5 पौने 2 फुट करीब चौड़ाई जितनी दीवार बनती है, नीचे से बुनियाद काफी चौड़ी होती है। उसकी जो लंबाई थी वो 5-5.5 फुट के आसपास थी, गहराई जो थी वो भी 5-6 फुट के आसपास थी। तो ध्यान दीजिए, जो गड्ढा खोदा गया, जो बुनियाद खोदी गई जिसमें दीवार बननी थी, और दीवार के अंदर पाइप लगाने थे जिसकी वजह से जानवरों को रोका जा सके। तो उसका साइज क्या था, करीब 1.5-2 फुट चौड़ा, 5-6 फीट गहरा और 5-6 फीट लंबा। बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई, पानी भर गया। रात को एक गधा, मासूम जानवर बेचारा, घूमता घूमता आया, वहां पे उसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हर रोज आता था घास के चक्कर में और आके चला जाता था। उस दिन उसको पता नहीं था कि यहाँ पे कोई गड्ढा खोद रखा है, कोई बुनियाद खोदने वाले हैं और उसके लिए खिलाफ कोई साजिश हो रही है। वो बेचारा अंधेरे में नॉर्मल आया और उस गड्ढे के अंदर समा गया। सुबह जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो हमने देखा गेट के ऊपर ही एक गधा फंसा हुआ उसके अंदर,
वो गड्ढा जो खोदा गया था उनको रोकने के लिए, उसी के अंदर एक गधा फंस गया बेचारा, और वो मुश्किल से उसकी गर्दन बाहर निकाल के, उसकी मुंह और नाक जो थी वो बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाल के सांस ले पा रहा था और छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए। इस गधे ने बहुत कोशिश की, भरसक कोशिश की कि किस तरह से इस गड्ढे से बाहर आ जाए, ट्राई कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो एकदम डीप भी था, ज्यादा चौड़ाई भी नहीं थी, गहराई भी उतनी ही थी जितनी उसकी हाइट होती है, जगह साइड में भी नहीं थी और एकदम सीधा खोदा हुआ था। अगर थोड़ा टैपर्ड होता, थोड़ा स्लोप होती तो वो निकल पाता। तो बेचारे ने हर कोशिश कर ली लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। फिर हमने देखा एक मासूम जानवर है और बेचारा मर जाएगा अगर इसकी हेल्प नहीं करी तो, और इसकी हेल्प करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने जूते उते निकाले और अपने ट्रैक सूट्स के लोअर ऊपर किए और हमने पूरी टीम ने मिलकर कोशिश की कि इसको चलो बाहर निकालते हैं बेचारे जानवर को। अब क्योंकि जगह वहां पे ज्यादा थी नहीं, पानी भरा हुआ था, मिट्टी थी, फिसलन भी थी, और ऐसे में गधे के ऊपर कोई हैंडल्स तो लगे भी नहीं थे कि मैं उनको पकड़ के खींच लूं या टीम को बोलूं कि उसको पकड़ खींचो। तो किसी के हाथ में स्किन आई, किसी के हाथ में उसकी गर्दन आई, किसी ने उसके कान पकड़े, और जो भी थोड़ा बहुत पकड़ सकते थे वो पकड़ के निकालने की कोशिश कर रहे थे। गधा छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए और हमें लगा थोड़ी सी मदद कर देंगे इसकी तो ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे हमने कोशिश करना शुरू की, गधे ने हथियार डाल दिए, उसने कोशिशें करनी बंद कर दी। जब तक हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे, जब तक हम देख रहे थे, जब तक गधा अपने आप से निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी कोशिश से कामयाब नहीं हो रही थी, हमें लगा थोड़ी सी हेल्प हम कर देंगे, थोड़ा सा पुश हम कर देंगे, थोड़ा सा हम खींच लेंगे तो बेचारा बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने उसको खींचने की कोशिश की, उसकी गर्दन पकड़ के, उसकी स्किन पकड़ के, वो सब हमने कोशिश की, और जब हमने कोशिश करनी शुरू की तो गधे ने कोशिश करनी बंद कर दी। अब हम इतना वजन उठा नहीं सकते थे क्योंकि कुछ हमारे पास था नहीं उसको खींचने के लिए। तो हमने भी देखा अगर गधा कोशिश नहीं कर रहा है तो हमारी कोशिश से क्या होगा, हम तो निकाल नहीं पाएंगे, इतना वजन हम कैसे उठा पाएंगे गर्दन से उसकी स्किन को पकड़ के। तो हमने भी छोड़ दिया, और जैसे ही हमने छोड़ दिया गधे ने फिर से चटपटाना शुरू कर दिया। उसने फिर से कोशिश की, हमें लगा कि गधा बाहर निकलने के मूड में आ गया, चलो मदद करते हैं। फिर से हमने उसकी गर्दन पकड़ी, स्किन पकड़ी और पकड़ के खींचने की कोशिश की, और जैसे हमने कोशिश करना शुरू किया गधे ने अपनी कोशिश से बंद कर दी। फिर से हमने गिव अप करना पड़ा क्योंकि हम अकेले उठा नहीं सकते थे, हमने छोड़ दिया उसको। जैसे हमने छोड़ा गधे ने फिर कोशिश करनी शुरू की। फिर हमें लगा कि शायद गधे को समझ में आ गया है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो मुझे भी एफर्ट लगाने चाहिए। तो हमने फिर कोशिश की और गधे ने फिर गिव अप कर दिया। ये आधा घंटा चलता रहा। जब हम कोशिश कर रहे थे गधा कोशिश नहीं कर रहा था, जब गधा कोशिश कर रहा था और हम उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, गधा फिर से वापस उसी मोड में चला जाता था कि ठीक है निकालो। बड़ी देर तक ये तमाशा चलता रहा, आधे घंटे तक चलता रहा। कोच भी आ गया, कोच भी कहता है यार कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, ये सच में गधा है। और फाइनली हमें उसको छोड़ना पड़ा और बाद में हमें रेस्क्यू के लिए दूसरी टीम बुलानी पड़ी और उसको बाहर निकाला गया। अब ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये बात आपको क्यों बता रहा हूं कि गधे की स्टोरी आपके लिए कहां से रेलेवेंट है। मैं किसी को गधा नहीं बोल रहा हूं, पर्सनली प्लीज मत लीजिए उसको, लेकिन बहुत सारे एसोसिएट ऐसे होते हैं हमारे कि अपलाइन उनका हेल्प करने के लिए तैयार है। वो कहता है प्लान दिखाना तो मैं आ जाऊंगा, फॉलोअप करना मैं आ जाऊंगा, क्लोजिंग करानी है मैं आ जाऊंगा, टीम की मीटिंग करनी है मैं आ जाऊंगा, सेमिनार करना है तो स्टू करो मैं आऊंगा, ट्रेनिंग देनी है मैं आऊंगा। वो हर टाइम अवेलेबल होता है अपनी टीम को डेवलप करने के लिए, एक फ्रेशर को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन जब फ्रेशर एफर्ट नहीं लगाता, जब सीनियर एफर्ट लगाता है, सीनियर बोलता है कि मैं रेडी हूं, उस वक्त अगर फ्रेशर अपने एफर्ट थोड़े से लगा दे तो सेल्स निकल जाए, टीम बन जाए, हम ग्रो करना शुरू कर दें। लेकिन ऐसे में अगर फ्रेशर अपने एफर्ट नहीं लगाएगा तो सेल्स नहीं आएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लान दिखा रहे होते हैं, क्लोजिंग कर रहे होते हैं, क्लोजिंग के बाद में जो हमारा फ्रेशर है, जो हमारा बी है, ए तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है सेल निकालने की। वो तो कोशिश करता है कि तुरंत साइन अप किया जाए, तुरंत उसकी पेमेंट निकाल ली जाए और उसकी लिस्ट बनवाई जाए और उसको आगे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाया जाए। लेकिन बी अपना रोल ठीक से प्ले नहीं करता। बी क्या करता है, सर छोड़िए मैं कल पेमेंट ले लूंगा, सर ये तो अपना ही बंदा है, मैं अपने आप ले लूंगा। तो जब ए प्रेशर कर रहा होता है, ए पुश कर रहा होता है सेल को, उस वक्त बी जो है वो डील छोड़ देता है। जबकि होना यह चाहिए था कि प्लान दिखाने के बाद, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद, क्लोजिंग के बाद में या उस दौरान जो फ्रेशर है, जो ए है, वो पुश करे सेल को, वो अपने गेस्ट को, क्योंकि रिलेशन उसके साथ में है, वो अपने गेस्ट को तैयार करे तुरंत पेमेंट करने के लिए, उससे पेमेंट मांगे, उसका साइनअप कराए उसी वक्त। और वो टालने की भी कोशिश कर रहा है तो उसको टालने ना दे। ये रोल किसका है,
ये फ्रेशर का है, ये बी का है। हमारा सिस्टम आप जानते हैं ABC से चलता है। ए मतलब सीनियर, बी मतलब फ्रेशर और सी मतलब हमारा प्रॉस्पेक्ट या हमारा गेस्ट जिसको हम ज्वाइन कराना चाहते हैं। अगर दोनों मिलकर एफर्ट लगाएंगे ए और बी, तो सी की सेल तुरंत आ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ ए एफर्ट लगाएगा और बी एफर्ट नहीं लगाएगा तो सेल नहीं आएगी। इसका उल्टा भी कई बार होता है। जो फ्रेशर है वो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा होता है, वो छटपटा रहा होता है सेल निकालने के लिए, वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, वो बहुत लोगों से बात कर रहा होता है, वो प्लान भी दिखा रहा होता है, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आते क्योंकि उसका ए उसका साथ नहीं देता, उसका जो सीनियर है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर सी को प्लान दिखाया जा रहा है, बी प्लान दिखा रहा है बार बार और ए उसके साथ में नहीं है, तो सेल नहीं आएगी। अगर बी प्लान दिखा रहा है और ए साथ में नहीं है तो सेल नहीं आएगी। अगर ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी भी अवेलेबल है, प्लान दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर बी पुश नहीं करता है, बी अपने गेस्ट से पेमेंट नहीं मांगता है, जब वो टाल मटोल करने की कोशिश कर रहा होता है गेस्ट या प्रॉस्पेक्ट, उस वक्त तो नहीं कहता कि यार इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत डिसीजन लो, स्टार्ट करो, हम मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। जो पुश करना होता है, जो एनकरेज करना होता है, जो पर्सनल एश्योरेंस देनी होती है, वो हमारा फ्रेशर नहीं देता है, तो सेल खराब हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सीनियर तैयार होता है लेकिन उसका जो डाउनलाइन है वो रेडी नहीं होता। बहुत बार डाउनलाइन रेडी होता है और अपलाइन रेडी नहीं होता। मैं जो कहना चाहता हूं ये कि जब तक ए और बी दोनों मिलकर एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक सीनियर लीडर और उसकी टीम का एक नया एसोसिएट जब तक मिलकर एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक काम नहीं होगा। जब लीडर और उसके फ्रेशर मिलकर एक साथ में तालमेल के साथ में काम करते हैं, जब फ्रेशर और लीडर एक साथ मिलकर तालमेल के साथ में काम करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, बेस्ट रिजल्ट आते हैं। सीनियर एक तरफ खींच रहा है, फ्रेशर एक तरफ जा रहा है, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। जब सीनियर को टाइम है तो फ्रेशर टाइम नहीं देता, रिजल्ट नहीं आएंगे। जब फ्रेशर के टाइम है उस टाइम पे सीनियर टाइम नहीं देता, रिजल्ट नहीं आएंगे। मिलकर काम करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। एक दूसरे की जो कमजोरी है उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फ्रेशर और सीनियर, फ्रेशर और लीडर्स जब मिलकर एक साथ में एफर्ट लगाएंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। दूसरी चीज, आपने आर्मी में शायद सुना हो या ना सुना हो, आर्मी में स्पेशली कमांडोज जो होते हैं, जो सबसे अच्छे सोल्जर्स होते हैं, वहां पर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बडी सिस्टम। एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब एक्शन में उनको जाना होता है तो उनको पता होता है किस टाइम पे मुझे अपने बड़ी की हेल्प की जरूरत है। बड़ी मतलब पार्टनर। तो पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है एक फ्रेशर और एक लीडर के बीच में। जब तक वो पार्टनरशिप में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, जब तक बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशंस में वो बड़ी सिस्टम उनको काम करता है। वो एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा करते हैं जिसकी वजह से वो दुश्मन को हरा पाते हैं, उसको परास्त कर पाते हैं। सो हमारे यहां पे दुश्मन तो कोई है नहीं। जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो बिजनेस में हम उसको लाना चाहते हैं। जब हम दोनों मिलकर बी और ए, सीनियर और फ्रेशर मिलकर एफर्ट लगाते हैं तो हम कन्विंस कर पाते हैं अपने गेस्ट को और उससे तुरंत हम सेल ले पाते हैं, तुरंत उसकी ज्वाइनिंग करा पाते हैं। उसी तरह से जब हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, जब टीम तो बन गई है, टीम बनने के बाद टीम को ट्रेन करना है, टीम को मोटिवेट करना है। अगर फ्रेशर कुछ और बोलता है और सीनियर कुछ और बोलता है तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता है और बिजनेस खराब हो जाता है। तो इसलिए बड़ी सिस्टम को फॉलो करेंगे अगर आप, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। बड़ी सिस्टम मतलब पार्टनरशिप। अपने अपलाइन के साथ में, अपनी डाउनलाइन के साथ में अगर आप पार्टनरशिप कर ले, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ठान ले, कसम खा ले, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। नेक्स्ट जो आपको समझना है कि एक लीडर को कम से कम 5 से 6 फ्रेशर्स के साथ में काम करना चाहिए। एक लीडर को कम से कम 5 से 6 फ्रेशर्स के साथ में काम करना चाहिए। उनको साइन अप सिखाना, उनको वेबसाइट विजिट कराना, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनवाना, उनके गोल सेट कराना, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, इन्विटेशन कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शंस को कैसे आंसर करते हैं, उनके साथ में फील्ड में जाके प्लान दिखाना, फॉलो अप करके सेल निकालना, उनके हाथ से करवाना, पहले खुद करना फिर उनसे करवाना। ये काम, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंश्योर करना कि उसका पैकेज टाइम से आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है कि नहीं है, उसका पेन नंबर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, उसका एड्रेस करेक्ट है कि नहीं है, उसका फोन नंबर करेक्ट डाला है कि नहीं डाला है, उसका केवाईसी हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी जिम्मेदारियां
सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना लीडरशिप नहीं है, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना ये लीडरशिप है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का मतलब है कि आपने पूरा ख्याल रखना है अपने फ्रेशर का, अपने उस नए एसोसिएट का। ऐसा ना हो कि गलती से आपने पेन नंबर ना डाला और 20% उसका टीडीएस कर जाए। ऐसा ना हो कि जब वो सेल डालने लगे उस टाइम पे वो साइन अप नहीं कर पा रहा क्योंकि केवाईसी नहीं हो रखा है ना। जब वो अपना कुछ चेंज करना चाहे तो उस पर फोन नंबर ही उसका अपडेट नहीं है ना, उस पर ओटीपी नहीं आता है। ये सारी चीजें गलती हो जाती है, अक्सर सीनियर्स की गलती होती है, फ्रेशर्स को तो नहीं पता। तो ऐसे में मिलकर काम करना जरूरी है। फ्रेशर को समझना चाहिए कि मुझे अपने अपलाइन की हर बात को सुनना है। फ्रेशर को पूरी तरह से सरेंडर कर देना है अपने सीनियर को, और सीनियर को अपने बच्चों की तरह अपने फ्रेशर्स को संभालना है, अपने बच्चों की तरह। अगर वो नहीं सुन रहा है तो उसको समझाना है, उसकी काउंसलिंग करनी है। वो बात नहीं मानता है तो भी उसको समझाना है, उसको किसी और सीनियर से मिलवा के कन्विंस करना है, समझाना है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। जो गलतियां कर रहा है उनको ठीक करना है। ये काम हर लीडर को करना होगा। फ्रेशर और सीनियर मिलकर तालमेल के साथ में काम करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। चाहे वो सेल की बात हो या टीम को डेवलप करने की बात हो या उसको टारगेट से अचीव करने की बात हो, अगर सीनियर कुछ और बोलेगा और फ्रेशर कुछ और बोलेगा, टीम में अलग अलग सिग्नल जाएंगे, टीम में अलग अलग मैसेज जाएंगे, मिलकर एक साथ में एफर्ट नहीं लगेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। ये आप सबको समझना बहुत जरूरी है। तो आप फ्रेशर हैं तो आपको एक अपना मेंटर चूज करना है कि मुझे किसके साथ में, किसकी गाइडेंस में काम करना है। वो जो आपका रोल मॉडल हो, जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, कोई भी अपलाइन परफेक्ट नहीं होगा, तो जो रोल मॉडल होते हैं वो भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपको इंस्पायर करता हो, जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको हेल्प करता हो, जो आपको गाइड करता हो, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके, जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सके, जिसको नॉलेज हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो सही गाइडेंस देने का, ऐसे एक मेंटर की आपको पहचान करनी है और उनके बाद उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, और उसके बाद आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना है कि सर आप जो भी कहेंगे, मैम आप जो भी बताएंगे, मैं उसको पूरी तरह से फॉलो करूंगा। तो एक दूसरे के अंदर फेथ होना बहुत जरूरी है। अपलाइन को डाउनलाइन के अंदर फेथ हो, डाउनलाइन को अपने अपलाइन के अंदर फेथ हो, मेंटर को अपने फॉलोअर्स के काम पे पूरा भरोसा हो, उसकी बात पे पूरा भरोसा हो, और फॉलोअर्स को अपने मेंटर का, अपने टीम हेड का, अपने टीम लीडर के ऊपर पूरी की पूरी उसकी क्या कहते हैं, उसको पूरा भरोसा होना चाहिए कि मेरा जो सीनियर है, जो मुझे गाइड कर रहा है, वो सही रास्ते पे मुझे लेके जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हम डाउट करना शुरू कर दें। अपलाइन पे डाउट करेंगे तो बिजनेस अच्छा नहीं होगा, डाउनलाइन पे भी डाउट करेंगे तो भी बिजनेस अच्छा नहीं होगा। वही याद कीजिए, जब गधा एफर्ट लगाता है और इंसान उसको सपोर्ट नहीं करता है तो बाहर नहीं निकल पाता। जब इंसान उसको सपोर्ट कर रहा है और गधा अपने एफर्ट लगाना बंद कर देता है तो गड्ढे से बाहर नहीं आता। वो गड्ढे से बाहर कब आएगा? जब दोनों एक साथ में एफर्ट लगाएंगे, दोनों एक साथ में कोशिश करेंगे। जब हम मिलकर कोशिश करेंगे अपने नेटवर्क को बड़ा बनाने की, जब हम मिलकर कोशिश करेंगे टारगेट्स को अचीव करने की, जब हम मिलकर कोशिश करेंगे सेल्स निकालने की, जब हम मिलकर कोशिश करेंगे बड़े बड़े लेवल्स को अचीव करने की, तो ऐसे में आप 100% बिलीव कीजिए अपने अपलाइन के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, और हर सीनियर को, अपने डाउनलाइन को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना है। चाहे उम्र में बड़े हो लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, भले ही वो दूर आपसे रहते हो, लेकिन फिर भी आपकी गाइडेंस उन तक पहुंचनी चाहिए, उनसे लगातार बात होनी चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन लगातार होना चाहिए। हर रोज अपलाइन डाउनलाइन के बीच में बातचीत होनी चाहिए। जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनसे 2 बार 3 बार दिन में बात कीजिए, हो सके तो हर रोज मुलाकात कीजिए, उनकी एक्टिविटीज के बारे में जानिए। ये काम है लीडर्स का। और सिमिलरली जो फ्रेशर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो नए हैं बिजनेस में, उनका भी ये काम है कि वो अपने दिनचर्या के बारे में, अपने काम के बारे में, जिस तरह से वो एफर्ट लगा रहे हैं, कहां पर जाने वाला है, ये सारी रिपोर्ट दे अपने अपलाइन को। अब मैं आता हूं दूसरे गधे की बात। पहले मैंने बताया था कि एक 4 पैरों का गधा, जो रियल स्टोरी है मैंने आपके साथ में शेयर किया, जिससे कि आपको समझ में आता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं एक डाउनलाइन की, जिसका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो था असल में गधा ही, और ऐसे गधे आपके पास भी होंगे, तो प्लीज उसको पर्सनली मत लीजिए, मैं नाम भी नहीं लूंगा किसी का। लेकिन 2 पैर के गधे मैं उनको कहता हूं, जहां पर अपलाइन रेडी है हेल्प करने के लिए, जहां पर अपलाइन सब कुछ उसको देने के लिए तैयार है, पूरा अपना नॉलेज, पूरा अपना एक्सपीरियंस अपनी डाउनलाइन को देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे?
एक ऐसा आदमी जो कामयाब है, एक ऐसा आदमी जो बिजनेस में आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, एक ऐसा आदमी जो आपके सपने साकार करने में आपकी मदद कर सकता है, जो हमेशा आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, वो आपको करने के लिए तैयार है, हेल्प करने के लिए। लेकिन जो फ्रेशर है, वो अगर अपना रोल ठीक से नहीं प्ले करे, वो अपने अपलाइन की वैल्यू को नहीं समझे, वो अपने अपलाइन की एडिफिकेशन ना करे, उसकी वैल्यू क्रिएट ना करे, अगर एक फ्रेशर अपने मेंटर को सही वैल्यू ना दे, तो उसको गधा ही कहेंगे हम। तो बिना नाम लिए मैं बताता हूं, मेरा एक एसोसिएट था, आपने काफी लोगों ने मेरा बिजनेस बुक में पढ़ा होगा, मेरी टेस्टिमनी पढ़ी होगी या कई वीडियो में देखा होगा कि मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने पहले महीने में 167 सेल्स की थी। मैंने पार्ट टाइम में काम करके सेफ शॉप से पहले महीने में 1.25 लाख रुपए कमाया था। दूसरे महीने में मैंने 372 सेल्स की थी और पार्ट टाइम में ही मैंने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाया था। उसके बाद अच्छी खासी इनकम मैंने महीनों तक की, और फिर एक वक्त ऐसा आया, एक फेज ऐसा आया जब मेरी एक लेग में काम होता रहा और दूसरी लेग धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो गई, दूसरी टीम बर्बाद होनी शुरू हो गई, और नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक टीम तो चलती रही और दूसरी टीम रुक गई कहीं ना कहीं पर, उसमें ग्रोथ होनी बंद हो गई। और एक लंबा समय ऐसा आया 8.5 महीने तक जब मुझे सेफ शॉप से एक पैसे की भी इनकम नहीं आई। इस 8.5 महीने के दौरान ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा था, मैं फील्ड में नहीं जा रहा था, मैं प्लान्स नहीं दिखा रहा था, बस हो ही रहा था कि वीकर साइड पे कोई हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं था और स्ट्रॉन्गर पे लोग हेल्प मांगने वाले रेडी रहते थे। वो हमेशा मुझे कॉल करते थे, हमेशा मुझे मेरे से टाइम लेते थे, और मैं जाता था फील्ड में और उनकी मदद करता था। मैं ऑफिस भी जाता था, फील्ड में भी जाता था, उनकी ट्रेनिंग भी करता था, उनको मोटिवेट भी करता था, उनकी सेल्स भी क्लोज करता था। लेकिन वीकर साइड पे धीरे धीरे लोग कम होते चले गए और उन्होंने मेरी हेल्प लेनी बंद कर दी, और मेरे पास जो टाइम होता था पूरा का पूरा टाइम यूज होता था मेरे स्ट्रॉन्गर लेग पे। लेकिन आप सबको पता है बिजनेस करना है, इनकम करनी है, तो दोनों लेग्स में काम करना होगा। तो मैं दूसरी लेग पे भी काम करना चाहता था, और उसके लिए मैं प्लान्स दिखाता था, अपनी लिस्ट पे मैंने काम करना शुरू किया, और उस लिस्ट पे जब काम करना शुरू किया तो फील्ड में मैं हर जगह गया। मैं यहाँ पे वो नहीं बताना चाहता कि मैंने कितना काम किया, कितना एफर्ट लगाए, मैं हजारों किलोमीटर मैंने ड्राइव किया एक सेल निकालने के लिए। ध्यान से समझिए, एक सेल निकालने के लिए एक व्यक्ति, मुझे पता था कि स्ट्रॉन्गर चल रहा है, मैं वीकर पे किसी को ज्वाइन कराऊंगा और उसके बाद उसके साथ मिलकर काम करूंगा, तो मैं फटाफट बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव कर लूंगा और मेरी इनकम बढ़ जाएगी, और अच्छी इनकम में करूंगा, क्योंकि मैंने पहले करके देखा हुआ था, करके दिखाया हुआ था। तो मुझे काम करना आता था, बस मुझे एक आदमी की तलाश थी जो मेरे साथ ज्वाइन करे और मेरे साथ मिलकर काम करे, मेहनत करे, और मैं उसको चमका दूं। बस मैं यही ढूंढ रहा था कि एक आदमी मुझे मिल जाए। मैं आपको बताता हूं, मैं उसके लिए, क्योंकि लिस्ट जो थी मेरी उसको काफी यूज कर चुका था, ज्यादा कॉन्टेक्ट मेरे पास बच्चे नहीं थे, जिनसे पहले बात हो चुकी थी ज्यादातर वही लोग थे, या तो उन्हें ज्वाइन कर लिया था या ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो नई लिस्ट बनाने के लिए, नए कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, नई लिस्ट डेवलप करने के लिए, मैं जहां से रिटायर हुआ था, मैं उस ऑफिस के सामने जब उनकी छुट्टी का टाइम होता था वहां पे जाके गाड़ी खड़ी कर लेता था उसके आसपास जाके, कि अगर मुझे कोई पुराना ऑफिस वाला नजर आ जाए, कोई पुराना कलीग नजर आ जाए, तो मैं उससे हाय हेलो करूं, नंबर एक्सचेंज करूं और प्रोस्पेक्टिंग करके मैं ज्वाइन कराऊं। और ये मैंने बहुत टाइम तक किया, लेकिन अल्टीमेटली कोई मिला नहीं। फाइनली एक जगह मुझे एक पुराना एसोसिएट मिल पाया, एक पुराना जानकार, मेरा एक पुराना कलीग मिल पाया, और मैंने उसको बिजनेस में लेकर आया, मैं उसको ज्वाइन कराया, और मुझे उम्मीद थी कि ये मेहनत करेगा और मैं इसके साथ में मेहनत करूंगा और दोनों मिलकर हम फटाफट नेटवर्क डेवलप कर लेंगे। लेकिन ये सच में दो पैर का गधा निकला। मैंने बड़ी कोशिश की, हर संडे को सेमिनार होता था, मैं सैटरडे को उसको फोन करता था कि भाई कल सेमिनार है, अपने गेस्ट तैयार कर ले और लेके आ जा। तो ये बोलता था मैं आ जाऊंगा, लेकिन संडे को मॉर्निंग में इसका फोन स्विच ऑफ हो जाता था, संडे शाम तक उसका फोन ऑन नहीं रहता था। फिर मंडे या ट्यूसडे को मैं फोन तो मैं लगातार करता था, लेकिन ये फोन इसका या तो स्विच ऑफ होता था या पिकअप नहीं करता था। तो मंडे को या ट्यूसडे को जाके इससे बात हो पाती थी। फिर इसके पास हर बार नए बहाने होते थे, यार मेरा घर में कोई गेस्ट आ गया था, मेरा बच्चा बीमार हो गया था, मेरी वाइफ मुझे कहीं लेके चली गई, मुझे चोट लग गई थी, बच्चे को चोट लग गई थी, घर में रिश्तेदार आ गए थे, मेरी साली आ गई थी, मुझे वहां जाना पड़ गया, मुझे ये करना पड़ गया। हर बार उसके पास नए नए बहाने होते थे। हर वीक में उसको बोलता था कि कल सेमिनार है, गेस्ट लेकर आओ, ये प्रॉमिस भी करता था, लेकिन उस टाइम पे इसका फोन स्विच ऑफ हो जाता था और इसके बाद ये गोलियां देता था। फिर मैंने देखता था कि यार अगर मैं पूरे वीक बैठा रहूंगा अगले सेमिनार के लिए तो पूरा वीक खराब चला जाएगा, फिर मुझे पूरे हफ्ते चेक नहीं बनेगा, सेल नहीं निकलेगी। तो मैं मंडे ट्यूसडे जब भी इससे बात होती थी मैं कहता था यार संडे तो बहुत दूर है, एक काम करता हूं मैं आ जाता हूं आपके पास में, आप अपने लिस्ट बना के रखो, तैयार रखो, अपने गेस्ट से बात करके रखो, प्रोस्पेक्टिंग करके रखो, और मैं आऊंगा और प्लान दिखा दूंगा और सेल निकाल लेंगे। तो ये कहता था आ जाओ। मेरे घर से 1.5 घंटा दूर रहता था ये,
मेरे घर से वहां तक जाने के लिए बाई रोड बाई कार मुझे 1.5 घंटा लगता था। तो मैं शाम को इससे अपॉइंटमेंट ले लेता था और कंफर्म कर लेता था कि मैं सुबह आऊंगा, टाइम बता देता था। उसके बाद सुबह तैयार होने से पहले मैं उसको फोन करता था कि मैं आ रहा हूं, तैयार हो रहा हूं, तुम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करके रखो, कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स करके रखो। ये बोलता था आ जाओ। फिर मैं निकलने के टाइम पे भी फोन करता था उसको कि मैं निकल रहा हूं अभी, तो कहता था आ जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैं रास्ते में कहीं पर फाटक पड़ती थी, वहां पर अक्सर मुझे रुकना पड़ता था ट्रैफिक में, मैं वहां से फोन करता था नजदीक जाके कि मैं आने वाला हूं। बोला आ जाओ, मैं तैयार हूं, मैंने बात करके रखी हुई है। उसके बाद जब वहां पर उसके गेट पे पहुंचता था, वहां से 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था परमिशन लेके, तो वहां पर जाके मैं फोन करता था तो कहता था मैं अभी तैयार नहीं हुआ हूं, तू आ जा, घर पे आ जा। फिर मैं उसके घर जाता था, तब भी जाके देखता था तैयार नहीं होता था, तब भी वो बरमूडा पहन के घूम रहा होता था, टी शर्ट पहन के घूम रहा होता था, चप्पल में घूम रहा होता था, नहाया नहीं होता था, तैयार नहीं होता था। फिर मैं उसको बोलता था यार मैं तो सुबह से फोन कर रहा हूं तुम्हें, कल शाम को भी मैंने बोला था, तुम अब तक तैयार नहीं है, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि दोस्त थे, पुराने पुराने कलीग थे, तो ये मुझे सीरियसली लेता नहीं था। उसके बाद बोलता था आराम से बैठ यार, थोड़ी देर चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, फिर कर लेंगे, क्या जल्दी है। तो फिर 1.5-2 घंटा लगाता था ये चाय पीने में, तैयार होने में, ब्रेकफास्ट करने में, और उसके बाद भी इसने अपॉइंटमेंट नहीं रखा होता था किसी से। उसके बाद जब ये सब हो जाता था, तब ये 2-4 लोगों को फोन करता था, कोई मिलता था, कोई नहीं मिलता था। फिर हम धक्के खाते थे, गली गलियों में जाते थे एक के पास में, और अल्टीमेटली पूरा दिन वेस्ट हो जाता था मेरा। हर बार ऐसा होता था, घंटों मेरे बर्बाद करता था, पूरा दिन मेरा बर्बाद करता था, एक सेल नहीं आती थी। और मैं सोचता था मेरे पास बड़े दिनों के बाद, इतने एफर्ट लगाने के बाद एक आदमी ज्वाइन हुआ है, और ये आदमी भी एक नंबर का गधा निकला, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे उसी के साथ में काम करना था, उसी लिस्ट पे काम करना था। तो मैं लगातार महीनों तक मैं उसके साथ में लगा रहा, और एक सेल निकलने के बाद दूसरी सेल निकली नहीं। लेकिन कई महीने एफर्ट लगाने के बाद, कई महीने चक्कर काटने के बाद, मैं उसके साथ बैठने के बाद, मुझे उसके साथ में एक आदमी ऐसा मिला जिसको मैं पहले से जानता था, जो मेरा पुराना कलीग था। उसकी प्रोस्पेक्टिंग खुद ही की, इसके साथ मिलकर क्लोज की सेल, और उसको मैंने ज्वाइन कराया। और मेरी किस्मत कि वो भी गधा निकला, उसने भी वही किया जो इसने किया था। उसने भी कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन उसके थ्रू मुझे एक और आदमी मिला जो मेरा पुराना कलीग था, मैंने उसको ज्वाइन कराया, और धीरे धीरे करके पहला ईवोल आया। उस ईवोल में मैं एक गेस्ट लेकर आया था, जो मेरा एक गधा जो ज्वाइन हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे ईवोल में मैं 3-4 लोगों को लेके गया था, उसमें कुछ एसोसिएट थे, कुछ गेस्ट थे। और उसके बाद मैंने प्रमोशंस लेना शुरू किया दोबारा से। पर लेवल पे जाके मेरा बिजनेस खराब हुआ था, और टोपाज बनने में मुझे नानी याद आ गई थी। तो मैं आपको बता रहा था कि गधे जो आ जाते हैं 2 पैर वाले, आप सबकी टीम में ऐसे होंगे जो आपसे अपॉइंटमेंट लेते होंगे और उसके बाद गायब हो जाते होंगे, फोन स्विच ऑफ कर लेते होंगे, आपको बुला लेते होंगे और वहां पे मिलते नहीं होंगे, आपको बताते हैं कुछ और है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने बात करके रखी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के साथ में कैसे काम करना चाहिए, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे लोगों के साथ में कैसे काम करना चाहिए? पीछे पड़ जाना चाहिए, उनके साथ जाके बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, कभी खिलाइए, कभी पिलाइए चाय खुद उसको, लेकिन उसको छोड़िए मत कभी भी, किसी भी एसोसिएट को, चाहे वो आपके वीकर पे है या स्ट्रॉन्गर पे है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, उसके थ्रू कोई और निकल जाएगा। वो भी काम नहीं करेगा तो उसके थ्रू कोई और निकल जाएगा, कोई और निकल जाएगा। सबके पास लिस्ट होती है, सबके पास कॉन्टैक्ट होते हैं। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से जाके मिलेंगे, चाहे वो डाउनलाइन निकम्मे से निकम्मे हो, महान निकम्मे हो, सच में 2 पैर वाले गधे हों, लेकिन अगर आप फील्ड में जाएंगे और उनसे मिलेंगे और बात करेंगे, तो उनके थ्रू कोई ना कोई तो मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिल जाएगा, जो आपका साथ देगा, जो आपके साथ में मिलकर काम करना चाहेगा, जिसके सपने होंगे, जो ग्रो करना चाहता होगा अपनी लाइफ में, जो तरक्की करना चाहता होगा, जिसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होगी, जिसकी बहुत सारी जिम्मेदारी ऐसी होंगी जो पूरी नहीं हो पा रही होंगी, जिसकी वजह से सेफ शॉप बिजनेस में आएगा, आपके साथ में आपका हाथ पकड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करेगा। वो कब मिलेंगे? जब आप खुद बाहर निकलेंगे। द हार्डेस्ट डोर टू ओपन इज योर फ्रंट डोर, नॉट द फ्रेंड्स डोर। ये एक प्रिंसिपल है हमारे बिजनेस का, ये एक नियम है। सबसे मुश्किल जो दहलीज है, जो सबसे मुश्किल जो दरवाजा है, वो आपके घर का दरवाजा है, जो आपके घर से बाहर निकलता सड़क की तरफ, गली की तरफ, वो खुलना सबसे मुश्किल है। हम घर में बैठे बैठे सोचते रहते हैं मैं इतना दूर जाऊंगा, इतना पेट्रोल लग जाएगा, इतना किराया लग जाएगा, इतने घंटे लग जाएंगे, पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पता नहीं ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा तो पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। हम ये दिमाग में
दुनिया भर की कैलकुलेशंस करके बैठे रहते हैं और ये बहाने दिमाग में चलते रहते हैं। अब सर्दी है, अभी गर्मी है, मौसम बड़ा खराब है, शायद बारिश हो जाएगी, उस तरफ शायद कर्फ्यू लगा होगा, है ना। बड़े सारे दिमाग में हम ये सोचते रहते हैं और ये सोच सोच के हम घर से नहीं निकलते हैं। हम घर पे बैठे बैठे ही अपने आप बहाने ढूंढते रहते हैं बाहर ना निकलने के, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी दहलीज को पार करके, अपने मेन दरवाजे को पार करके, अपने घर की मेन चौखट को पार करके जब आप गली में कदम रखते हैं, जब आप सड़क पे कदम रखते हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो तरक्की के रास्ते खुलते हैं। अपने घर से निकलना ही सबसे मुश्किल काम है। एक बार घर से निकल गए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। आज नहीं ज्वाइन करेगा, कल ज्वाइन करेगा, कल नहीं ज्वाइन करेगा, परसों ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उनको प्लान शो करेंगे, तो कोई ना कोई मिलेगा जो आपके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाएगा। आपके घर की दहलीज पार करना, आपका मेन दरवाजा खुलना सबसे मुश्किल है। फ्रेंड का दरवाजा तो खुल ही जाता है। अगर आप जाते हैं, नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं, तो वहां पर आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना। उसके बाद तो उसने करना जो करना है। वो दरवाजा खोलेगा, वो आपको पानी पिलाएगा, वो आपको चाय पिलाएगा, वो पूछेगा आपसे कि आप कैसे आए। लेकिन आपको घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को, अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप सेल नहीं कर पाएंगे। हमारे बिजनेस में हमारा कस्टमर हमारे पास चलकर नहीं आएगा। हमें अपने कस्टमर के पास जाना होगा, हमें टीम बनानी है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सो अपने दरवाजे से बाहर निकलिए, फील्ड में जाइए और टाइम स्पेंड कीजिए। दूसरा नियम याद रखिए, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन एल्स इज ऑलवेज वेटिंग। कोई ज्वाइन करेगा, कोई नहीं करेगा। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके साथ में वेलकम, जो नहीं ज्वाइन करेंगे कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, नेक्स्ट आदमी को प्लान दिखाइए। कोई ना कोई तो है जो वेट कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो आपके साथ में काम करेगा, जो आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करेगा और आप उसकी मदद करेंगे उसके सपने पूरे करने में। वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए हर रोज अपने दरवाजे को, अपनी दहलीज को पार करना होगा, अपनी चौखट से बाहर निकलना होगा, फील्ड में जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। कोई ना कोई वेट कर रहा है। भले ही 10 लोग मना कर दें, 15 लोग मना कर दें, 20 लोग मना कर दें, लेकिन उसके बाद हो सकता है 21वां आदमी तैयार हो जाए काम करने के लिए। हो सकता है 5 लोग ज्वाइन कराने के बाद कोई काम ना करे, लेकिन हो सकता है 6ठा आदमी ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू कर दे। इसलिए दूसरे नियम को हमेशा याद रखिए, कीप शोइंग द प्लान्स, कीप डूइंग द फॉलोअप्स, रिजल्ट्स विल सर्टेनली कम। आप अपना काम कीजिए। हम भगवत गीता का इतना प्रचार करते हैं, हम भगवत गीता को खूब मिलकर जमकर प्रमोट करते हैं, लेकिन भगवत गीता का जो सबसे बड़ा टेक अवे लगता है, भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने हमें सबको समझाया है, बहुत कुछ समझाया है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, जो भगवत गीता की सबसे बड़ी देन है इंसान के लिए, वो है कि आप अपना कर्म कीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा रखिए, लेकिन फल को छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। आप अपने एफर्ट लगाइए, आप अपना काम कीजिए, आप ईमानदारी से, श्रद्धा के साथ में, पूरे जुनून के साथ में अपना काम कीजिए। फल आपको जरूर मिलेगा, फल आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन रिजल्ट जरूर आएंगे। आप प्लान दिखाते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, बात करते रहिए। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपकी बात को समझेगा, जो आपका साथ देगा। सो अपने कर्म पे फोकस कीजिए, अपने प्लान दिखाते रहिए, फॉलोअप करते रहिए रोजाना। डेली वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन प्लान दिखाएंगे, फिर 4 दिन तक उसका फॉलोअप नहीं करेंगे, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आज प्लान दिखाया, कल प्लान नहीं दिखाया, 2 दिन तक प्लान नहीं दिखाया, 1 हफ्ते बाद आप दोबारा सोच रहे हैं कि अब मैं स्टार्ट कर दूं। अब 1 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे हट जाएंगे। 1 दिन काम करेंगे, फिर 10 दिन गायब हो जाएंगे, फिर 2 महीने काम करेंगे, फिर 6 महीने गायब हो जाएंगे, तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की करनी है, सपने साकार करने हैं, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, शानदार नेटवर्क बनाना है, तो हर रोज काम करना जरूरी है। जो थोड़ी देर के लिए आप बिजी हैं, आप फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइमर है, तो भी आपको हर रोज काम करना है। अगर आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते रहेंगे, हर रोज ऑफिस से निकले सीधा घर चले गए, तो घर से जाके दोबारा, मैंने बताया ना, द हार्डेस्ट डोर टू ओपन इज योर फ्रंट डोर। एक बार अपने घर के अंदर घुस गए ना, तो उसके बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे टीवी है, वहां पे बीवी है, वहां पे बच्चे हैं, वहां पे माँ बाप है, वहां पे भाई बहन है, वहां पे आराम है, वहां पे रजाई है, वहां पे बेड है जिसपे लेट के थकान उतरती है। तो उस कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलना नहीं चाहते। घर के अंदर जाने के बाद ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, टीवी, बीवी, बच्चे, माँ बाप, कंफर्ट, रजाई, है ना, वो सब आपको रोकते हैं बाहर निकलने से। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं।
पिछले साल भर से, तो जब से कोरोना हुआ मुझे 8-9 महीने हो गए, तब से तो डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ था एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से, स्ट्रेन करने से। लेकिन अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए, थोड़ा वॉक करना शुरू कीजिए। अब क्योंकि बहुत टाइम से आदत नहीं है शरीर को, तो दिल नहीं करता है। सुबह सर्दी मुझे भी लगती है, बेड से बाहर निकलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, जल्दी उठना मुझे भी नहीं अच्छा लगता, और कई बार ऐसा होता है कि मैं स्किप कर देता हूं अपना मॉर्निंग वॉक। मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि हर रोज वॉक करना जरूरी है मेरी हेल्थ के लिए। मैं जानता हूं कि हर रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है मेरी हेल्थ के लिए, अदरवाइज मेरी हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं होगी। मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे अपना वेट कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से, ये मेरे फायदे का है। लेकिन बहुत बार आलस आ जाता है और मैं मिस कर देता हूं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं एज एन एथलीट और एज ए टीम लीडर, कि जो सबसे पहला स्टेप है ना उसमें, वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार रजाई से उतर गए, बाहर निकल गए और आपने जूते पहन लिए, मैं जानता हूं कहां पर प्रॉब्लम है, मुझे अपना प्रॉब्लम एरिया पता है, कि एक बार रजाई से बाहर निकल लिए और आपने स्पोर्ट्स शू पहन लिए, तो उसके बाद वॉक तो हो ही जाएगा। तो मैं आगे की नहीं सोचता हूं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वॉक करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वो सोचता ही नहीं हूं। मैंने क्या करना है कि रजाई से बाहर निकलना है, जिस वक्त भी मेरी आंख खुलेगी उसी वक्त। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं फ्री बर्ड हूं, है ना, मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं शेप शॉप का वीनस लीडर हूं, तो मेरे पास वो बंदिशें नहीं है ना जो आम आदमी के ऊपर होती है। तो मुझे ये पता है कि जिस वक्त भी मेरी आंख खुलेगी, जिस वक्त भी मैं रजाई से बाहर निकलूंगा, सबसे पहला काम मुझे ये करना है, मुझे किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना, मैंने सबसे पहले अपने स्पोर्ट्स शूज पहनने हैं। एक बार स्पोर्ट्स शू पहन लिए, उसके बाद मेरी रनिंग या मेरा वॉकिंग या मेरी एक्सरसाइज स्किप नहीं होती है। उसी तरह से आप सबको पता होता है कि आपका मेंटल ब्लॉक कहां तक है। आप ज्यादा मत सोचिए, उसके बारे में ज्यादा सिर खपाई मत कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए कि आपने तैयार होना है, तैयार होने के बाद अपना बैग उठाना है और फील्ड में जाना है, और घर से बाहर जाके कॉलिंग करनी, या शाम को अपॉइंटमेंट लेके रखना है आपने। एक बार घर से बाहर निकल गए तो कहीं ना कहीं आपको जरूर रिजल्ट आएंगे। कहीं पे प्रॉस्पेक्टिंग होगी, कहीं पे फॉलोअप होगा, किसी नए आदमी से मुलाकात होगी, किसी पुराने से मुलाकात होगी, किसी से सिर्फ हाय हेलो होगी, किसी की प्रॉस्पेक्टिंग हो पाएगी, किसी को प्लान भी दिखाया जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा अगर घर से बाहर निकल गए तो। लेकिन अगर घर से बाहर नहीं निकले, अगर घर से बाहर नहीं निकले तो कुछ नहीं होने वाला हमारे बिजनेस में। फिर आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे, उन लोगों की गिनती में आप ऐड हो जाएंगे जो कहते हैं कि मैंने भी ज्वाइन किया था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे मैंने भी ज्वाइन किया था, मैंने भी ट्राई किया था, मैंने भी साइन अप किया था, मुझे भी पता है ये बिजनेस, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हमारे बिजनेस में कुछ होता नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है। हमारा कस्टमर हमारे पास चलकर नहीं आता है, हमें अपने कस्टमर के पास जाना होता है, उसको अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है, हमें उसकी नीड समझनी होती है, हमें जानना होता है कि उससे हमारे बिजनेस में क्या इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी कौन सी जरूरतें हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, उसकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, उसके कौन से अधूरे सपने हैं जो पूरे नहीं हुए, जो शेप शॉप बिजनेस में आके पूरे हो सकते हैं। ये हमें पता लगाना है, जिसको हम प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं। ये सीखना है, ये कला। अगर आपने ये सीख लिया और आपने बाहर निकलना शुरू कर दिया तो आप जरूर कामयाब होंगे। मैं एक चीज आप सबको बताना चाहता हूं, मेरे नेटवर्क में कितने सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिल्वर बनने के बाद बिजनेस छोड़ दिया, जिन्होंने सिल्वर बनने के बाद बिजनेस छोड़ दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एक सिल्वर को सेफ शॉप बिजनेस में किए जाने वाले सारे काम नहीं आते हैं? उसको प्लान दिखाना आता है, उसको क्लोजिंग करनी आती है, उसको फॉलोअप करना आता है, उसको सेल जमा करनी आती है ऑनलाइन, उसको सारे काम जो एक लीडर को आना चाहिए, वो सारे काम सिल्वर बनने तक ज्यादातर लोग सीख जाते हैं एक आध चीज को छोड़कर। लेकिन उसके बाद सारी नॉलेज होने के बाद, पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद, कुछ कमाने के बाद, एक लेवल अचीव करने के बाद, उसके लिए तालियां बजने के बाद, उसको स्टेज पे ऑनर होने मिलने के बाद अगर वो बिजनेस छोड़ देता है तो नॉलेज की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, सिस्टम में कमी नहीं है, कमी है तो है उसका आलस, जिसकी वजह से वो बाहर निकलना बंद कर देता है। उसने एक नेगेटिव लिस्ट बना ली होती कि ये नहीं करना है, लेकिन क्या क्या करना है ये उसके दिमाग में नहीं रहता है। क्या करना है? लगातार अपनी डाउनलाइन से बात करनी है, लगातार अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करनी है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, उनसे मिलना है, प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, प्लान दिखाना है, क्लोजिंग करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, फॉलोअप करने हैं और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है।
ये अगर आप करते रहेंगे तो आपके बिजनेस में कभी भी आपको मायूसी झेलने को नहीं मिलेगी। सो मैंने 2 घरों की स्टोरी आपको बताई, आप कि किस तरह से अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस तरह से हम मिलकर काम करना चाहिए। बड़ी सिस्टम जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए। हर फ्रेशर को अपना एक मेंटर आइडेंटिफाई करना है। हर लीडर को अपने कुछ 5-6 अच्छे फ्रेशर्स चूज करने हैं जिनके साथ मिलकर वो काम करेगा, जिनकी पूरी जिम्मेदारी वो लेगा। और मैंने बताया कि अगर 2 पैर के गधे आपके नेटवर्क में हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, जिनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, जो धक्का मारे बिना बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनके साथ में कैसे काम करना है? उनके पास जाना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ चाय पीनी है, उनको अपने पास बुलाना है, कभी उनके पास खुद जाना है, उनकी लिस्ट बैठ के बनवानी है, उसके अपने सामने बैठ के उनसे कॉलिंग करवानी है। वो सारे काम जो आपके एब्सेंस में नहीं करता है वो आपको अपनी प्रेजेंस में कराने हैं। अगर आपने ये किया तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे लीडर बनेंगे और बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे और बहुत कुछ अचीव करेंगे। लास्टली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, वो 2 पैर वाला गधा नहीं बनना है। अगर आलस है तो उसको बाहर निकालना होगा और आलस को छोड़ना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। लास्टली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, आपको अपनी डाउनलाइन के वो लोग चूज करने होंगे जिनके साथ में आपको काम करना है, जिनकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी है, उनको कामयाब बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपने एक लिए एक मेंटर चूज करना होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड करेगा समय समय पर, जो आपको मोटिवेट करेगा, जो हो सकता है आपके साथ जो फील्ड में ना जा पाए, लेकिन फील्ड में ना होते हुए भी आपको महसूस होगा कि मेरा सीनियर मेरे साथ में है, जो मेरा अच्छा चाहता है, मेरा भला चाहता है। तो एक ऐसे आदमी को चूज करना होगा और उसके साथ में काम करने के लिए आपको पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना होगा। ये आप करेंगे तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।